मैं हूं निवेदिता। और मैं पंकज। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेखक और विधा की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हमने इससे पूर्व स्वर्णांजलि में नहीं की है। विधा है लघु कथा और लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। आज तो हमें यह लग सकता है कि कालक्रम में लघु कथा को उपन्यास से पहले आना चाहिए, परंतु साहित्य के क्रमिक विकास को देखकर हमें पता चलता है कि मानव की सर्वप्रथम साहित्यिक कृतियां महाकाव्य हुए हैं। तो पंकज जी, आधुनिक काल में पश्चिम में उपन्यास का आविष्कार हुआ और उसके अच्छे ढंग से स्थापित होने के पश्चात ही साहित्य में लघु कथा की विधा को स्थान मिला। इस प्रक्रिया का क्या कारण है? जी, मनुष्य के आरंभिक काल में हम पाते हैं, अगर हम इतिहास में साहित्य के क्रमिक विकास को देखें, तो जो सबसे पहले साहित्यिक ग्रंथ हैं, जब पहली बार कला को उन्होंने व्यक्त किया, तो वह काव्य और महाकाव्य में ही किया। क्योंकि वह ऐसा समय था जब मनुष्य की संपूर्ण जीवन के ऊपर जो भी दृष्टि थी, जो भी कलात्मक दृष्टि थी, उस समय जीवन विभिन्न धड़ों में बटा हुआ नहीं था। हमारी जो सोच थी वह समग्र थी, कला भी समग्र थी, विज्ञान भी समग्र था, मनुष्य का ज्ञान समग्र था। तो इस प्रकार से महाकाव्य सृजन किए जाते थे, जिन महाकाव्य में ज्ञान, विज्ञान, कला यह सभी उन एक साथ निहित होता था। जीवन पर एक समग्र दृष्टि उनके अंदर हमें देखने को मिलती थी। यह प्रक्रिया तब बदली जब छापाखाने का आविष्कार हुआ और पुस्तकें छापी जाने लगी और हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाने लगी। तब उससे पहले महाकाव्य में उच्च सिद्धांतों की ही बात होती थी, जो जीवन की ऊंचाइयों की हम बातचीत करते हैं, जो बहुत उत्कृष्ट विचार होते थे। जब छापाखाना आ गया और इस प्रकार की पुस्तकें छापी जाने लगी, तो जीवन के दूसरे पहलुओं पर, गद्य में जीवन के हर पहलू पर दृष्टि डालने का, कह सकते हैं कि सुख हमारे पास हमें प्राप्त होने लगा और इस प्रकार से उपन्यास की रचना हुई। उपन्यास के पास जीवन को देखने की जो दूरबीन थी वह काव्य से और सूक्ष्म थी, और जीवन के जिन आयामों के ऊपर कई पृष्ठ उपन्यास में लिखे जा सकते थे, वे महाकाव्य में उसका अवकाश हमारे कवियों को कभी नहीं मिला था। तो इस प्रकार से मानव चेतना में एक नया आयाम जुड़ा, साहित्य में एक नया आयाम जुड़ा, जब उपन्यास की विधा विकसित हुई, उसका आविष्कार हुआ, उसको लिखने, छापने और पढ़ने वाले व्यक्ति और समुदाय, ऐसी संस्कृति मिलने लगी और जीवन के कई पहलुओं पर हम ऐसी दृष्टि डालने लगे। इस दृष्टि में एक और कड़ी तब जुड़ी जब लघु कथा का आविष्कार हुआ। लघु कथा का आविष्कार तब हुआ, हम कह सकते हैं कि इसमें जो अमरीकी लेखक हैं, पश्चिम की मैं बात कर रहा हूं, अमरीकी लेखक हैं जिन्होंने एक नई दृष्टि विश्व को दी और समय की कमी हमें उस समय अनुभव होने लगी। तो लघु कथा में एडगर एलन पो का नाम बहुत अच्छे से आता है और उसके बाद नैथानियल हॉथॉर्न, इस प्रकार के लेखक हैं। कई लघु कथा लेखक अलग अलग संस्कृतियों से आने लगे। अंतोन चेखोव रूस से थे, फिर साकी, ओ हेनरी, इस प्रकार के बहुत सारे लघु कथा लेखक आए। भारत में इस प्रकार की पहली लघु कथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कथा है, उसने कहा था करके कहा जाता है कि भारत की हिंदी में लिखी गई पहली लघु कथा है, पहली प्रसिद्ध लघु कथा है। हो सकता है इससे पहले भी कुछ लिखी गई हो जिसके चिन्ह अब हमें नहीं मिलते, परंतु यह बहुत प्रसिद्ध है और इसका एक आयाम हमें बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है। जीवन के एक बहुत ही छोटे भाग में हो रही कुछ किसी घटना पर एक दूरबीन लगाकर उसको सूक्ष्मता से देखना, यह लघु कथा का हम कह सकते हैं कि उसका लक्ष्य है। जो उसने कहा था मैं भी हमें दिखता है। जीवन की दो घटनाएं हैं, एक बड़े जीवन के दो छोटे छोटे प्रसंग उन्होंने लिए हैं, जिसमें कहानी का वृत्त एक प्रसंग से आरंभ होता है और कहानी का वृत्त दूसरे प्रसंग में आकर समाप्त होता है। और उसमें इतने छोटे से, इतने कम पृष्ठों में, इतने कम शब्दों में हमें बहुत कई भावों की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से भारत में भी यह आरंभ हुआ और उसके बाद कई लघु कथा लेखक आए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध प्रेमचंद, जिनको हम सभी जानते हैं। उनकी कथाएं लगभग 300 से भी अधिक, मानसरोवर नामक बड़े उपयुक्त नाम है, मानसरोवर नामक कथा संग्रह में 8 अंकों में हमें पढ़ने को मिलती हैं, जो उन्होंने पूरे अपने जीवन में बार बार लिखते गए। प्रेमचंद की कथाओं को आप पढ़ेंगे तो जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और लघु से लघु अनुभवों को बहुत सुंदरता से, कभी कभी तो 1 और 1.5 पृष्ठ के अंदर बड़े सामान्य जीवन की बड़ी गूढ़ बातें वे हमें समझा देते हैं इन छोटी
सी कहानियों में। इसी क्रम में जैनेन्द्र कुमार भी आते हैं। जिस प्रकार से प्रेमचंद ने समाज को ही अपना लक्ष्य बनाया, उनके कथाओं का, उनके उपन्यासों का लक्ष्य समाज ही है, परंतु उन्होंने ग्रामीण जीवन में अपनी सारी कथाओं को खोजा, अपनी प्रेरणा को खोजा। उसी प्रकार से जैनेन्द्र कुमार ने नगर में, समाज ही उनका लक्ष्य है, समाज ही उनका विषय है उनकी कथाओं का, परंतु उन्होंने नगर में नगर की कहानियों को अपना लक्ष्य और अपना केंद्र बनाया। तो इस प्रकार से प्रेमचंद को अगर हम ग्राम के कथाकार और लघु कथाकार कह सकते हैं, तो जैनेन्द्र जी को हम नगर की व्यथाओं को हमारे सामने रखने वाले बड़े ही प्रमुख साहित्यकार इस रूप में हम देख सकते हैं। जैनेन्द्र जी की कथाओं को पढ़ के यही समझ में आता है कि लघु कथा के पास उपन्यास की भांति ऊंचे सिद्धांतों पर बात करने का तो अवकाश नहीं, परंतु जीवन के छोटे छोटे आयामों पर दृष्टि केंद्रित करके भावना का स्फोट करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार उनकी एक कथा है चोरी, जिसमें एक माँ चिंतित है क्योंकि उसका बालक चुप चुप रहने लगा है, उदासीन रहने लगा है, और बाद में उसे पता चलता है इसका कारण यह है कि उसे चोर से डर लगने लगा है। और उसका भी कारण यह है क्योंकि उसने एक ऐसा चित्र देख लिया है जिसमें चोर को राक्षस की भांति एक दर्शाया गया है। तो यह जो कथा है वो एक सामान्य भारतीय, सामान्य नगर से होती हुई, सामान्य मोहल्ले से होती हुई, सामान्य पड़ोसियों से होती हुई अपने अंत तक पहुंचती है, और अंत में सच में वास्तव में एक चोर आ जाता है, और उसे देख करके बालक का भय दूर हो जाता है जब वो वास्तविकता देखता है और अपनी माँ से कहता है, अरे ये तो मनुष्य ही है। तो उसका डर समाप्त हो जाता है और वह अपनी प्रकृति में पुनः वापस आ जाता है। जी, यह कथा पढ़ के हम में से कईयों को यह अनुभव होगा कि हमारे साथ लगभग हम कह सकते हैं कि 10 में से 4 या 5 व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई ना कोई प्रसंग बचपन में अवश्य हुआ है। हम किसी ऐसे नाम से इतना भयभीत होने लगते हैं, इतना डरने लगते हैं, और उसके साथ एक आकृति को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि हम बालक हैं, हमारा बाल मन है। अभी हमने विश्व को, प्रकृति को, समाज को, संसार को बहुत देखा, बहुत परखा नहीं है। हमारे कानों में जब पहली बार यह नाम, यह शब्द पढ़ते हैं तो उन शब्द से हम किसी आकृति को जोड़ लेते हैं और उससे भय खाने लगते हैं। जब पहली बार हमें पता चलता है कि यह तो वस्तु भय खाने की है ही नहीं, तो अचानक से जिस बोझ का हमारे सिर से उतरने का जो भावना हमारे अंदर आती है, वह बहुत ही ऐसी ऐसी सार्वभौमिक है कि आप, हम और लगभग हम सभी उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ही यही लघु कथा का, जिसकी हम बातचीत अभी कर रहे थे सिद्धांतों में, यही कह सकते हैं प्रकृति है लघु कथा की, कि जीवन के ऐसे छोटे छोटे अनुभव, भावनाओं को सामने लाना, जो कि हम सभी का अनुभव है, जो कि सार्वभौमिक है, जो कि सबके साथ होता है, परंतु हमें कदाचित उसे प्रकट करने का इस ऐसी प्रतिभा हमारे अंदर नहीं होती। जब हम ऐसा किसी के लेखन में इस प्रकार का प्राकट्य देखते हैं तो हमारे अंदर भी वे भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको अभिनव गुप्त कहते हैं कि हम सहृदय बन जाते हैं और हम उस भावना तक पहुंच जाते हैं। बहुत आवश्यक है कि इन मूल भावनाओं को हम सभी स्मरण रखें, और इस कारण से लघु कथा का और जीवन को इतनी पैनी दृष्टि से, गहराई से देखने की जो कला है, और लघु कथा बाध्य करती है जी, ऐसी दृष्टि रखने के लिए, क्योंकि उसके पास, जैसा मैंने कहा, अवकाश नहीं है ऊंचे सिद्धांतों पर बहुत देर तक बात करने के, अवकाश नहीं है बहुत सैकड़ों पृष्ठ एक ही बिंदु पर, एक ही सिद्धांत पर बात करने की। उसको बहुत ही कम पृष्ठों में यह भावना पाठक तक पहुंचा देनी है। तो इसके कारण यह दृष्टि और भी तीखी हो जाती है मेरी दृष्टि में। ऐसी एक और कथा है तत्सत। इसमें भी ऐसा एक शब्द के संग एक भावना को जोड़ के हम देख सकते हैं। प्रसंग यह है कि मनुष्यों की एक टोली एक वन में जाती है और वन में बात करती है कि वन बड़ा सघन है, वन बड़ा भयानक है, और इस प्रकार से बहुत कुछ देर तक बात करते हुए वे वहां से चले आते हैं। तब जाके और अचानक से यहाँ हमें जैनेन्द्र कुमार अपनी प्रतिभा से थोड़ा विस्मृत कर देते हैं। अचानक से पेड़ पौधे बोल उठते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये वन कौन है, यह इतना भयानक है, क्या पता कौन सी नई आपदा हमारे ऊपर आ पड़ी है, यह बड़ा सघन है, सघन क्या होता है। और इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठते हैं कि ये वन कौन सी वस्तु है जिससे हम इतना भय खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी पेड़ों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा वे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम एक समुदाय में रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, तो हम अपनी एकता का अनुभव हमारे अंदर नहीं होता।
क्योंकि हम अपनी विभिन्नता देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और हम कैसे भिन्न हैं दूसरे से वह देखते हैं। हम यह देखना स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए कि हमें एक इकाई के रूप में कैसे देखा जाएगा, और जो बाहर से आता है वो हमें एक इकाई से के रूप में ही देखता है। यही कारण है कि ग्रीस को ग्रीस में ग्रीस नहीं, एल्ला बोला जाता है। ग्रीस तो उन्हें रोम ने नाम दिया। चीन को चीन में चीन नहीं, अपितु जोंगो कहा जाता है। चीन तो उन्हें किसी विदेशियों ने नाम दिया। जापान को जापान में जापान नहीं बल्कि निप्पोन कहा जाता है। जापान तो उन्हें चीन ने नाम दिया। हमारे लिए, स्वयं के लिए, अपने को एक इकाई में देखना कठिन है, बाहर वाले को हमें एक इकाई में देखना बहुत सरल है। और एक विकसित सभ्यता और सृष्टि का यह गुण भी होता है कि वह बाहर वाले की दृष्टि से भी स्वयं को देख सके और अपने को एक इकाई में देख के भी बांध सके। क्योंकि यह बहुत आवश्यक है, जब कोई शत्रु आपकी सीमाओं में घुसने का प्रयास करता है तो आपको स्वयं को एक इकाई में देखना भी बहुत अनिवार्य है। और बहुत सुंदर एक प्रसंग यहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म और हम इस पुण्य भारत भूमि के बारे में, कि हमने बारंबार अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में, हम एक इकाई के रूप में क्या है इस पर पुनः पुनः विचार किया है कि हम भारत भूमि हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इस पर बारंबार चर्चा है। तो बाकी सभ्यताओं के अगर तुलना में भारत ने इस पर बहुत गहरा चिंतन किया है, जो एक ऊंची सभ्यता, ऊंची संस्कृति का प्रतीक है। हाँ, विविधता इतनी है परंतु वह एक सूत्र में बंधी है। एक सूत्र में बंधी है और उस एकता को देखने का बारंबार प्रयास है। प्रयास जी। जी। जैनेन्द्र जी के बारे में एक बात जो प्रसिद्ध है कि उन्होंने स्त्रीत्व की जो व्याख्या की है उसको मलिन नहीं किया है, उसका एक उत्कृष्ट रूप हमें दिखाया है, उसके विभिन्न आयाम हमें दिखाए हैं। और ऐसी ही एक कथा है खेल, जिसमें एक किशोर और एक किशोरी हैं, वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और उनके बीच का जो परस्पर स्नेह है उसकी उसकी कथा उन्होंने हमें सुनाई है। स्त्रीत्व के बारे में बहुत प्रसिद्ध है जैनेन्द्र कुमार कि जो सम्मान और जो आयाम उनसे पहले साहित्य में नहीं दिखाए गए, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसको दिखाया जाए। यह बात तो सही है, परंतु उनका यह प्रयास कभी भी नारीवाद अथवा किसी विचारधारा में नहीं बदलता। वे उसको सम्मान के और साहित्य के स्तर तक ही रखते हैं। तो इस कथा में बहुत सुंदर कथा है, बहुत लघु कथा है, और एक किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते एक बालक और बालिका खेल रहे हैं, एक साथ रेत के साथ खेल रहे हैं। बालिका रेत का घर बना रही है और एक बालिका स्वभाव के अनुसार वह उसने तल्ले बनाए हैं, एक तल्ला और दूसरा तल्ला, और तुरंत वह कल्पना करने लगी है कि कैसे नीचे के तल्ले में मैं रहूंगी, ऊपर के तल्ले में मेरा मित्र, हम इस प्रकार से अपनी दिनचर्या निभाया करेंगे, हम ऐसे इस प्रकार से हम खेलेंगे, इस प्रकार से हम बातचीत करेंगे। वह कल्पना के जगत में पूर्णतः खो जाती है। फिर बालक आता है और अपने स्वभाव अनुसार अपने पैर से उस घरौंदे को, रेत के घरौंदे को तोड़ देता है। तो बालिका जो है बहुत ही विवल हो उठती है और उसके आंख से अश्रु बहने लगते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मैं तो एक सुंदर जगत की कल्पना कर रही थी, एक सुंदर संसार बना रही थी, कल्पना का संसार बना रही थी। मैंने तो इसके लिए भी एक कक्ष उसमें रखा था, ये उसी को कैसे नष्ट कर सकता है। हमें लगता है कि यह बात कुछ बड़ी अनबन हो चुकी है, परंतु जैसे कथा आगे बढ़ती है हमें समझ में आता है कि यह एक प्रकार की क्रीड़ा ही है, या बातचीत या वार्तालाप या रूठना मनाना भी क्रीड़ा ही है। पहले तो बालक उद्दंडता में बहुत आनंद लेता है, परंतु कुछ देर बाद जब बालिका उससे दूर चली जाती है और अब वह हट भी नहीं करती कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो उसे बुरा लगने लगता है और उसके पास जाके वो बोलता है कि तुम मुझसे कुपित क्यों नहीं हो रही है, यह तो मैंने बहुत बुरा काम किया है, तुम इसके बाद मुझसे अब और क्रुद्ध क्यों नहीं हो रही है, और उसके मन में उस प्रकार से पछतावा है। और तब जो वार्तालाप होता है तो हम समझते हैं कि यह खेल से ऊपर उठ के भी बातचीत चल रही है, परंतु बड़ी स्वच्छ रूप में। इसमें स्त्रीत्व की व्याख्या जैनेन्द्र कुमार जी इतने स्पष्ट और इतने सुंदर शब्दों में देते हैं कि मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। ये बोलते हैं, बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का समाप्त हो चुका था, वह तो पिघलकर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था, यह एक उल्लास था जो व्याज कोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। अब जिसने भी जीवन को किसी भी आयाम में जिया है और स्त्री और पुरुष के संबंध, मित्रता और दूसरे संबंधों
से वे अवगत रहे हैं, तो यह जो स्त्री का स्वभाव है कि उसकी निंदा में भी प्रेम है। वह निंदा कर रही है तो उसका कारण है कि उसका जो नाता है वह प्रेम का है। इस बात को इतने अच्छे से समझ के, इतने स्वच्छ रूप से हमारे सामने इस लघु कथा में प्रस्तुत करने का जो कार्य जैनेन्द्र जी ने किया है, उन्हें कदाचित और प्रसिद्धि मिलनी चाहिए जीवन के इन आयामों को, इन नातों को इतने सुंदर ढंग से हमारे सामने लाने में। जी, उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे स्त्री मन को पढ़ लिया है जी, और उसे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त कर रहे हैं। जी। जी, तो यह तो बात हुई उस बालक और बालिका के जो परस्पर स्नेह है, उनके पवित्र संबंध की। क्या उन्होंने उन्होंने अवश्य ही दाम्पत्य जीवन के बारे में भी लिखा होगा, तो क्या हम किसी ऐसी कहानी की, कथा की चर्चा कर सकते हैं? जी, एक बहुत सुंदर कथा है उनकी, पत्नी। नाम ही उस कथा का पत्नी है, और यहाँ पर उनके दाम्पत्य जीवन की ही चर्चा है। पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन की ही चर्चा है। यहाँ पर भाषा का भी जो स्तर है और जो शब्द चित्र वे खींचते हैं बार बार हमारे आंखों के सामने, उसके भी बहुत सुंदर नमूने हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से वे एक बहुत सुलभता से हमारे सामने वहाँ का वातावरण क्या रहा होगा, वहाँ किस प्रकार के रंग उस वातावरण में होंगे, किस प्रकार की संध्या हो रही होगी, किस प्रकार से धूप एक घर के अंदर आ रही होगी, क्या भाव उन रंगों को देखकर, उस ऊष्मा को जो उस दोपहर को घर में और वायु में होती है हमारे देश में, उस समय उनके मन में भाव क्या आ रहे होंगे, किस प्रकार से वे सोच रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से वे पृष्ठों पर खींच देते हैं। और इसे लघु कथा में करना कठिन है क्योंकि आपके बहुत पास कठिन है। पृष्ठ कम होते हैं पृष्ठ लिखने कम होते हैं, आपके पास समय और अवकाश बहुत कम है, जी। पर इसके बाद भी जैनेन्द्र जी इसको बहुत सुंदरता से करते हैं। वे लिखते हैं, यहाँ से आरंभ हो रही है कथा, और देखिए उनके शब्द कितने सटीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वैज्ञानिक सटीकता से वे इसको सामने रख रहे हैं। शहर के एक और तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आंख की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी, उठकर कुछ कोयले लाई, कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो स्मरण करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय 12 से ऊपर हो गया है। 2 प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं, और पत्नी चौके में बैठी है। आपने एक बात यहाँ पर देखी, उन्होंने तिरस्कृत घर, तिरस्कृत शब्द का प्रयोग करके इस कथा के एक प्रकार से पृष्ठभूमि भी उन्होंने तय कर जी, दी उन्होंने सामने रखी है। है। यह स्थान के बारे में भी सही और व्यक्तियों के बारे में भी सही, कि जो भाव यहाँ से, जो सबसे पहला भाव हम कह सकते हैं कि सामने आ रहा है, वह तिरस्कार का है। और हम जैसे कथा आगे बढ़ेगी तो हम पाएंगे कि यह कभी भी घृणा में नहीं बदलता। तो यह तिरस्कार का भाव लेकिन है कि वह संध्या तक बहुत समय हो, संध्या नहीं है, दोपहर का समय है, वह बैठी है और प्रतीक्षा कर रही है पति की, और घर में और कोई नहीं है। और भाव जो उसके मन में आ रहे हैं, उसे चिंता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन उसके पति के आसपास है, जिस प्रकार से उसके पति का जीवन भी पत्नी के आसपास है, और वे दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं लगभग बहुत बड़े स्तर तक। तो उसके लिए बहुत स्वाभाविक है कि जब वह घर पे अकेले हो तो उसके मन में पति के बारे में ही भाव आते रहें कि वे कब आएंगे, वे कब खाएंगे, और वह क्या करे। तो इस प्रकार से वह जब भावना उसके अंदर आती है, जो प्रेम भरा क्रोध उसके मन में आता है, वह हमें इस तिरस्कार में देखने को मिलता है। और स्थान के बारे में भी बहुत सही शब्द है, क्योंकि तिरस्कृत घर, यह इसका उनका ढंग है कहने का कि यह कोई बड़ा घर नहीं है, बड़ा वैभवशाली घर नहीं है, यह कोई झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। यह एक ऐसा घर है जो बड़ा सामान्य है, जिसको हम देखकर तुरंत भूल भी जाएं, ऐसे घर की बात। और साहित्यकार की जो गहराई है, साहित्यकार की महानता है, वह यही है कि ऐसी सामान्य बातों के बारे में जिसमें लगभग सभी उसे देखकर आगे बढ़ जाएं, और वे उसमें ऐसी गहराइयों को ढूंढ लें, सार्वभौमिक तत्वों को ढूंढ लें। इसे ही हम महान साहित्य कहते हैं। कथा आगे बढ़ती है, वह इस प्रेम भरे क्रोध में और डूबती जा रही है और कह रही है, सोच रही है, वह कुछ कर नहीं रही है, जब वह आएंगे तब रोटी बना देगी। वह जाने कहां कहां देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसने झल्लाकर तवा अंगीठे पर रख दिया, नहीं अब वह रोटी बना ही देगी। इन पंक्तियों को पढ़ के लगता है, इस लघु कथा को पढ़ के लगता है कि आज भी
हर घर में जहां दाम्पत्य जीवन इस प्रकार से है और मधु संबंध है पति और पत्नी के बीच में, ऐसे प्रसंग हर घर में होते होंगे, ऐसे विचार हर व्यक्ति के मन में आते होंगे। तो जिस प्रकार से कथा और आगे बढ़ती है, यह जो द्वंद्व है उसके मन में चल रहा है कि वह रोटी गरम, उसके मन में यह आशा है कि वह अपने पति को गरम गरम भोजन परोसे, परंतु उसे यह भी क्रोध आ रहा है कि अगर ऐसा उन्हें गरम गरम भोजन खाना ही है तो वे समय से घर पर क्यों नहीं आते, मुझे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। तो आज तो मैं इन्हें गरम खाने नहीं दूंगी और रोटी सेक कर ही रखूंगी। पर दूसरी ओर यह भी मन आता है कि ऐसा मैं कैसे कर दूं, क्योंकि उन्हें तो गरम ही भोजन उन्हें खिलाना है। तो यह द्वंद्व में वह पड़ी हुई है और तभी वह पाती है कि उसके पति आ जाते हैं। और अब देखिए यह कथानक एकदम से इसमें परिवर्तित होता है। परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें और पात्र हमें आते हुए दिखते हैं। कालिंदी चरण पति आए, उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। अब यहां से ही कथा बदल जाती है। ये आपस में बातें करते चले आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। अब जिस प्रकार का बहुत ही मधुर व्यंग जहां पर जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है कि वह तो अपने पति की राह देख रही है, वह तो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, और वो देखती है कि उनके साथ 3 और व्यक्ति आते हैं। वह तो इस प्रतीक्षा में है कि किस प्रकार पति आएंगे और वह अपना प्रेम भरा क्रोध दिखाएगी, थोड़ा सा रूठेगी, उन्हें थोड़ा मनाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह जो दैनिक प्रक्रिया है वह आगे बढ़ेगी। परंतु उसका यह जो स्वप्न है यह बीच में ही टूट जाता है। उसके पति के 3 और मित्र भी आ जाते हैं। एक प्रकार तो वह अपना क्रोध इस प्रकार से अब नहीं जता सकती, और दूसरी ओर अब उसके सामने समस्या है कि उसने तो भोजन एक ही व्यक्ति के लिए बनाया, 2 ही व्यक्तियों के लिए बनाया है, अपने लिए और अपने पति के लिए, और यहाँ उसके 3 मित्र आ गए। तो देखिए यह घटना भी लगभग हर घर में, हर दाम्पत्य जीवन में होती है कि किस प्रकार से पुरुष अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को ले आते हैं, और पत्नी की जो एक बहुत अच्छी गृहिणी है, जिसको कभी ऐसा नहीं लगता कि घर से वो आए हुए अतिथि को बिना भोजन करे लौटा दे, उसका जो वहां पर जो क्रोध अपने पति के ऊपर रहता है वह इस बात से रहता है कि मुझे पहले थोड़ा बताना तो चाहिए था। अब यहाँ बात चल रही है उस युग की। देखिए उस युग में मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, और चाह कर भी इस प्रकार से किसी को बता देने का अवकाश व्यक्तियों के पास नहीं होता था। उस समय में ऐसे प्रसंग थोड़े अधिक हुआ करते थे। प्रेम भरे क्रोध को दिखाने के अवकाश थोड़े अधिक हुआ करते थे। इस प्रकार के पति पत्नी के बीच में अंतर संबंधों को दर्शाने वाले, उनको और प्रगाढ़ करने वाले इस प्रकार के जो अवकाश हैं वे अधिक हुआ करते थे। यहाँ पर भी हैं। वे रुष्ट हैं कि उन्होंने पहले बताया क्यों नहीं। यहाँ उनके जो रोष की प्रक्रिया थोड़ी बीच में थम गई है। समस्या है कि अब इन जो 3 नए व्यक्ति आए हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे हो। उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि वह उन्हें बिना खाए भी नहीं भेज सकती, और दूसरी ओर उसके मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि मुझे बताया क्यों नहीं, रोष भी है। जो व्यंग यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी करते हैं अपनी अंतिम पंक्ति में, देशोद्धार। देशोद्धार के लिए कटिबद्ध हैं, तो वे व्यंग इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भी देश को भी समर्पित पुरुष अथवा व्यक्ति ऐसे समाज में जो बहुत कटिबद्ध हैं, अपने कर्तव्य के लिए बहुत निष्ठ हैं, और वे इस प्रकार से देश को पूर्णतः समर्पित हैं, परंतु उस प्रक्रिया में उसके पीछे बहुत सारे छिपे हुए योगदान होते हैं जो ऐसे दूसरे व्यक्तियों के होते हैं, और ऐसे समाज में स्त्रियों के ऐसे छिपे योगदान बहुत होते हैं। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी स्त्रीत्व की व्याख्या करते हुए, उसे गरिमा प्रदान करते हुए, उसे सम्मान प्रदान करते हुए, नारीवाद में न जाते हुए उसे इस प्रकार से सम्मान प्रदान कर रहे हैं। उनका लक्ष्य, देखिए इतिहास हमें कदाचित अवकाश नहीं देता कि हम उन छिपे हुए योगदानों पर बहुत प्रकाश डालें, और उसी के लिए साहित्य का सृजन होता है। जिस प्रकार से हम ऐसे छिपे योगदानों को भी बड़े सौंदर्य के साथ उनको सम्मान दे सकें, और उनका स्थान अपने मन में और पाठकों के मन में, नई पीढ़ी के मन में बना सकें। यह प्रक्रिया जैनेन्द्र कुमार जी साहित्य से करते हैं। जो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जो पति हैं वह अपने और पुरुष मित्रों के साथ देश की चिंता है, उसे धर्म की चिंता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता से पहले की बात है, पूर्व की बात है। तो वे देश को स्वतंत्र कैसे कराएं, यह जो विदेशी सरकार है इसको कैसे हटाएं, इन सभी प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। उनके पति बहुत पढ़े लिखे हैं और कोई और भी व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु देश के प्रति कटिबद्ध हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसमें उनकी पत्नी का पूर्ण समर्थन है। वह कष्ट झेलती हुई, बहुत कष्ट झेलती हुई भी इस
धर्म युद्ध में अपने पति का समर्थन कर रही है, परंतु उसे फिर भी वे बातें समझ नहीं आती। और उसकी आयु 20-21 ही वर्ष है, परंतु उसके बाद भी उसके मन में इस प्रकार के जो द्वंद्व उठते हैं और थोड़ा सा क्रोध उठता है कि ये बातें मुझे समझ नहीं आती, परंतु मैं समझना चाहती हूँ। वह जो विवलता है उसके मन की, उसको बहुत सुंदर रूप से जैनेन्द्र जी कहते हैं। और उसे पढ़ना उचित होगा। सुनंदा जहां थी वहां है, वह रोटी बना चुकी है, अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं, माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है, बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उस जोश का कारण नहीं समझ में आता उसे। उत्साह उसके लिए अपरिचित है, वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्पृहणीय और मनोरम और हरियाली। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है, जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। देखिए, इन शब्दों में जो द्वंद्व उसके मन में चल रहा है, इस द्वंद्व का बहुत उच्च स्तर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वह एक छिपा हुआ योगदान दे रही है इस स्वतंत्रता संग्राम में। उसे यह भी नहीं पता कि ठीक से स्वतंत्रता है क्या और भारत माता क्या है। और यही सनातन धर्म का सौंदर्य है कि हर व्यक्ति अपना निजी कर्तव्य का पालन करके सनातन धर्म की परम सेवा कर सकता है। इस स्त्री का, सुनंदा का, पत्नी का योगदान किसी भी बड़े से बड़े स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है, यहाँ यह बताने का प्रयास हो रहा है। और इसको लेकर निश्चित ही कभी कभी उसके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है अपने पति के लिए, और जो उनका संबंध है वह क्रोध का भाव ले लेता है, और कोई भी प्रसंग लेकर वह क्रोध आ सकता है, वह प्रेम भरा क्रोध आ सकता है। तो इसमें भी वह द्वंद्व देखने को मिलता है कि वह चाहती है कि भले ही उसे ना समझ में आए, उसे एक बार समझाने का प्रयास तो करें, इन सिद्धांतों को समझाने का प्रयास तो करें। ऐसे ही इस प्रकार का संदेह वह इस द्वंद्व से प्रकट करती है। कुछ और पंक्तियों से मैं इस कथा के अंत पर आना चाहूंगा। जब सुनंदा पूछती है कि इनके भोजन का क्या करूं, और जब पति भी बहुत स्पष्ट रूप से उसके ऊपर यह आदेश नहीं देता कि ऐसा उसे 4 व्यक्तियों के लिए भोजन बनाना ही है, वह यह बात करने लगता है कि हम होटल से खा लेंगे, तो उसको यह भी बात, इस बात से भी वह आहत होती है और बोलती है, यह लिखा हुआ है, सुनंदा कुछ भी नहीं बोली, उसके मन में भेद क्रोध उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूं। उसे यहां पर इस बात का रोष संदेह नहीं। नहीं, इस बात का आक्रोश नहीं कि उस पर वे अधिकार जमाते हैं। वह यह कह रही है कि उस पर और अधिकार जमाए, वह तो पूर्णता उनकी ही है, जिस प्रकार से वे उसके हैं वह तो उनकी ही है, और बड़े अधिकार से वे इस प्रकार से उसके ऊपर उसको ऐसा भी आदेश दे सकते हैं, ऐसी भी बात कह सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है, उनका दाम्पत्य जीवन है, पर उनकी किसी की भी अस्मिता, अगर आज आधुनिक युग में यह कथा लिखी जाती तो उन दोनों में हो सकता है कि किसी रोष की बात, और रोष इस स्थिति तक पहुंच जाता कि उनके बीच का संबंध टूटने के स्थिति तक भी आ जाता, और इसमें नारीवाद, बहुत सारे विचारधारा हमें देखने को मिल जाती। परंतु इस कथा में जैनेन्द्र जी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोड़ लेते हैं। यहाँ पर उनके अंतर संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि वह अस्मिता की बाधा को पार करके प्रेम, कर्तव्य और धर्म के सोपान पर उन्हें लाके छोड़ते हैं, ना कि क्रोध के, ना कि विषमता के। लघु कथा की यह विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उसका एक बड़ा आयाम है कि किसी भी स्थान के जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसका इतना, उसकी वहाँ की सरम्यता का इतना सुंदर चित्रण करती है कि एक प्रकार से उस स्थान का चित्र हमारे पटल पर खिंच जाता है। और जैनेन्द्र जी की एक ऐसी ही कथा है, अपना अपना भाग्य। उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और
पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। कितना सुंदर चित्र है। मैं तो नैनीताल अभी तक नहीं गया हूं, परंतु मैं पूरी कल्पना कर सकता हूं कि नैनीताल में एक संध्या में, और जो सर्दियों की संध्या है, वहां पर कैसे भाव आते होंगे अगर आप वहां घूमे तो। और यह साहित्यकारों में एक प्रकार से एक शक्ति होती है, अपनी शब्दों के माध्यम से वो किस प्रकार से हमें खींच लेते हैं। मनुष्य के जीवन के जो अनुभव होते हैं उन्हें केवल व्यक्ति ही नहीं भरते हैं, स्थान भी भरते हैं। और साहित्य की कई कई महान कृतियों में हमने देखा है कि व्यक्ति नायक नहीं है, स्थान नायक है। तो क्या जैनेन्द्र जी की भी किसी ऐसी कथा में हम यह देख सकते हैं? जी, जैनेन्द्र जी की कथा तत्सत करके एक है, जिसमें हम बड़े स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं, यहाँ स्थान ही नायक है, यहाँ वन नायक है। और यह पूरे विश्व में कई महान लेखकों ने किया है। मेरे बचपन के सबसे सुंदर स्मृति अमरीकी साहित्य की जो है, वो जैक लंडन की कॉल ऑफ द वाइल्ड की जो कृति है उसके बारे में है। इस प्रकार से जब चार्ल्स डिकेंस भी लिखते हैं तो व्यक्तियों के अनुभव तो लिखते हैं, पर उसमें लंदन बहुत सजीव होकर हमारे सामने आता है। जब दोस्तोयेव्स्की लिखते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग हमारे सामने, आंखों के सामने बहुत स्पष्ट रूप से आ जाता है। जब यासुनारी कावाबाता लिखते हैं तो हमें जापान के दृश्य बहुत सुंदर रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र जी ने भी अपनी एक कथा तत्सत में इस प्रकार से वन को अपना नायक बनाया है। वन की बात चल रही है, जैसे हम पहले भी तत्सत की बातचीत कर चुके हैं संख में, कि किस प्रकार से अपने को एक स्वयं को एक इकाई में नहीं देख पाते हैं और मनुष्य उनको देखते हैं। पर जब वे चले जाते हैं तो थोड़ी सी हास्य से भरी हुई टिप्पणी जो पेड़ मनुष्यों के ऊपर करते हैं वो बहुत गहरी है, उनको पढ़ना और उन पर थोड़ा सा विश्लेषण बहुत आवश्यक है। शीशम ने कहा, शीशम का पेड़ बोल रहा है यहाँ पर, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? बड़ दादा ने कहा, क्योंकि वे सबसे वृद्ध हैं, बड़ का पेड़। हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बढ़ें तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। ये इतनी गहरी बातें हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में आवश्यक है कि पेड़ अपनी जड़ें बहुत गहरी करके बहुत ऊंचाई प्राप्त करें, उसी भांति जैनेन्द्र जी यह कहना चाह रहे हैं कि संस्कृति में मनुष्य भले ही वे चल सकते हैं, पर किसी स्थान में, किसी धर्म में, किसी भावना में, किसी कर्तव्य में अपनी जड़ों को बहुत गहरा करके और इस प्रकार से ऊंचाई को प्राप्त करें। तो एक प्रकार से इसकी कमी बताने में हमें वह यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों को इस प्रकार से जड़ें अपनी गहरी करनी चाहिए। आज का जो जगत बन चुका है, इसमें हम थोड़े से धन के लिए, थोड़े से लाभ के लिए और बस वातावरण बदलने के लिए एक नगर बदल लेते हैं। सारे नाते, सारे रिश्ते हम छोड़कर केवल कुछ धन के लिए और समाज में कुछ प्रतिष्ठा के लिए किसी दूसरे नगर की ओर चल पड़ते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वहां पर हमें गृह प्रवेश में, छोटे छोटे जन्मदिन में, छोटे छोटे जो त्योहार मनाए जाते हैं, उसे बुलाने वाला वहाँ कोई नहीं है। वहाँ हमारा जीवन केवल अपने घर में और आज जो आधुनिक संसाधन है, मॉल में एक चलचित्र को देखने में, इसी में हमारा बीतेगा। इससे हमारी जड़ें विकसित नहीं हो पाती और एक मानव अवसाद का, जो आधुनिक काल में अवसाद बहुत ही बड़ी समस्या और रोग बन के उभर रहा है, उसका कारण भी यही है। तो जैनेन्द्र जी की कथाओं से, लघु कथाओं से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में प्रफुल्ल रहने के लिए बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने जीवन को छोटी छोटी प्रसन्नता से भरकर भी प्रफुल्ल कर सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह अपने प्रियजनों के साथ अच्छी चाय पीना, संध्या को किसी बड़े सुंदर मंदिर में किसी भजन संध्या में भाग लेना, किसी एक झील के किनारे बड़ी सुंदर संध्या को अपने प्रियजनों के साथ घूमना, ऐसी ही छोटी छोटी प्रसन्नताओं से हम अपने जीवन को बड़ा प्रफुल्ल कर सकते हैं और एक प्रकार से इस ढंग से भी हम प्रसन्नता के जनतंत्र को की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में ऐसी ही छोटी छोटी प्रसन्नताओं को ढूंढने का प्रण लेते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।